धन किरणों या कैनाल किरणों या प्रोटॉन की खोज। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि जब जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड किरणों या इलेक्ट्रॉन की खोज करके बता दिया, तो उनके दिमाग में ये बात खटकने लगी कि यदि जब हम क्या करते हैं निम्न दाब और उच्च विभव पर हम जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं विसर्जन नली में, तो कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की तरफ गमन करती हैं, जिसे कैथोड किरण कहा गया। कैथोड किरण ही आगे चलकर क्या कहलाई, इलेक्ट्रॉन कहलाई। तो उनके दिमाग में ये बात आने लगी कि जरूर कोई ना कोई ऐसी किरण भी होगी जो कहां से निकल रही होगी, एनोड प्लेट से निकल रही होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पुनः विसर्जन नली लिया और इस विसर्जन नली में निर्वात पंप की सहायता से उन्होंने क्या किया, इसमें भरे हुए जो एयर थी उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जब एयर को बाहर किया तो विसर्जन नली के अंदर का दाब कैसा हो गया, बहुत ही निम्न हो गया। क्या हो गया, बहुत ही निम्न हो गया। और इस विसर्जन नली में उन्होंने क्या किया था कि जो कैथोड लिया था वो छिद्रित कैथोड था। क्या था, छिद्रित कैथोड था। और इस छिद्रित कैथोड के पीछे एक प्रतिदीप्तशील पर्दा लगाया था जो क्या था, जिंक सल्फाइड या ZnS का बना हुआ था। और इतना करने के बाद जब दोनों इलेक्ट्रोडों को एयर को बाहर करने के बाद, ठीक है, छिद्रित कैथोड लगाने के बाद से जब दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो उन्होंने देखा कि कैनाल किरणों या एनोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और यह अदृश्य किरणें छिद्रित कैथोड के पीछे लगे हुए प्रतिदीप्तशील पर्दे से टकराकर दीप्ति उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, यह किरणें क्या होती हैं, एनोड प्लेट से निकलती हैं और छिद्रित कैथोड के पीछे जाकर और क्या करती हैं, जो प्रतिदीप्तशील पर्दा होता है इसके ऊपर क्या करती है, दीप्ति उत्पन्न करती हैं। चूंकि यह किरणें क्या हो रही थी, कहां से निकल रही थी, एनोड प्लेट से, जिसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धन आवेशित होता है। इसलिए इन किरणों का नाम जे थॉमसन ने क्या रख दिया, धन किरण रख दिया। क्या नाम रख दिया, धन किरण रखा। किसने, जे थॉमसन ने। बाद में इन धन किरणों को ही कैनाल किरण कहा गया। कैनाल का मतलब होता है छिद्र। चूंकि यह छिद्रित कैथोड से निकलकर कहां जा रही थी, इस प्रतिदीप्तशील पर्दे के ऊपर जा रही थी, इसलिए धन किरणों का नाम क्या रख दिया गया, कैनाल किरण रख दिया गया। क्योंकि इस प्रयोग को किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, इसलिए इन किरणों को गोल्डस्टीन किरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया कि जो ये किरणें निकल रही थी धन किरण, इनके द्रव्यमान का जब क्या किया उन्होंने, इनका जब द्रव्यमान निकाला तो उन्होंने पाया कि जो हाइड्रोजन समस्थानिक होता है प्रोटियम 1H1, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1 होता है, एक 1H2 होता है और एक 1H3 होता है। इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो प्रोटियम जब द्रव्यमान को पाया, निकाला या ज्ञात किया, तो पाया कि इस धन किरणों का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रोटियम कहते हैं। इसके द्रव्यमान के लगभग बराबर किसका द्रव्यमान था, धन किरणों का द्रव्यमान था। इसलिए हाइड्रोजन से प्राप्त होने वाले धन किरण को उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। क्या कहा, प्रोटॉन कहा। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से प्राप्त जो धन किरण होगी, पॉजिटिव रेज होगी, उसी को उन्होंने कहा कि वो प्रोटॉन होगा। क्या होगा, प्रोटॉन होगा। बाकी अन्य एलिमेंट से निकलने वाली जो पॉजिटिव रेज होती हैं उनको पॉजिटिव रेज या धन किरण ही कहा जाता है। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से निकलने वाली पॉजिटिव रेज को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। बाकी अन्य तत्वों से निकलने वाली पॉजिटिव रेज को धन किरण या कैनाल किरण या गोल्डस्टीन किरण ही कहेंगे, लेकिन उन्हें प्रोटॉन नहीं कहेंगे। उसका रीजन है, रीजन क्या है, ध्यान से समझो। जो हाइड्रोजन होता है बाबू ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 1 होती है। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हम पहले ही 3 बताए थे, कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, यानी अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर में, तो इसका नाभिक होता है और नाभिक के बाहर एक सेल बनता है। इस सेल में एगो इसका इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिकों में सिर्फ एगो क्या होती है, प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाई जाती है। और जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस को भरकर उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हमने कल के क्लास में बताया था कि जब क्या होती है, जब ये किरणें निकलती हैं तो ये क्या होती है, जब परमाणुओं से टकराती हैं तो इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनको क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। कक्षा से क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आयनन के द्वारा क्या होगा, बाहर होगा, तो सिर्फ हाइड्रोजन के नाभिक एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाहर हो गया। तो बाहर हो गया तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज
अब तब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, प्रोटॉन बच जाता है। क्या बच जाता है, प्रोटॉन बच जाता है। इसलिए हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरण को प्रोटॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन था, आयनन के द्वारा क्या हुआ, बाहर निकल गया, बच क्या जाएगा, केवल प्रोटॉन ही ना बचेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, ये किरणें निकली, जैसे टकराई, क्या हुई, टकराई, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, तीव्र गति करता है। जैसे टकराएंगे उसकी गति और बढ़ जाती है। जैसे ही गति बढ़ेगी वो क्या हो जाएगी, सेल से या कक्षा से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। क्या जाती है, बाहर हो जाती है। तो जब बाहर हो जाएगी तो सिर्फ परमाणु के भीतर बच क्या जाएगा, प्रोटॉन। इसलिए वो भी उसकी संख्या कितनी होगी, एक। जब प्रोटॉन एक बच जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसके धन किरण को प्रोटॉन कह देते हैं। लेकिन बाकी तत्वों में आ जाइए, चाहे हीलियम हो, चाहे आपका क्या हो, लिथियम हो, या आपकी बेरिलियम हो, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, इनमें न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तीनों, सब में, सभी तत्वों के परमाणुओं में ये तीनों कण पाए जाते हैं। तो जब आयनन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, आयनन होगा तो कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक से बाहर नहीं आते हैं। तो ये इसमें प्रोटॉन भी उपस्थित रहेगा, न्यूट्रॉन भी उपस्थित रहेगा, तो सिर्फ धन चार्ज तो रहेगा नहीं। इसलिए इनसे प्राप्त धन किरणों को धन किरण कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरण को प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। क्लियर है बात। फिर गोल्ड स्टीन ने विसर्जन नली में छिद्रित कैथोड लेकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो पाया कि कैथोड किरणों के समान एनोड प्लेट से भी कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। इन किरणों को जे थॉमसन ने धन किरण ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पॉजिटिव रेज कहा, चाहे धन किरण या पॉजिटिव रेज नाम दिया। ठीक है। धन किरणों को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, धन किरणों को कैनाल किरणें या गोल्ड स्टीन किरण भी कहते हैं। किरण भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणों का द्रव्यमान ज्ञात किया तो पाया कि इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के समस्थानिक ब्रैकेट में 1H1 प्रोटियम के द्रव्यमान के बराबर
होता है, बराबर होता है। इसलिए हाइड्रोजन के धन किरणों को प्रोटॉन कहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या पाया कि हाइड्रोजन से प्राप्त जो क्या थी किरणें, धन किरणें थी, उनका द्रव्यमान किसके बराबर था? हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम के द्रव्यमान के बराबर था। इसलिए हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणों को क्या कह दिया गया? प्रोटॉन कह दिया गया। क्या कह दिया गया? प्रोटॉन। कि जो धन किरणों का गुण जो होता है, धन किरणें क्या होती है बाबू? सीधी रेखा में चलती है। धन किरणों के पास क्या होती है? द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा पाई जाती है। धन किरणें जो होती है विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर ऋणावेशित प्लेट की तरफ क्या कर जाती हैं? मुड़ जाती हैं। अतः यह किरणें किन कणों से मिलकर बनी होगी? धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इनकी भेदन क्षमता जो होती है धन किरणों की क्या होती है? कैथोड किरणों से कम होती है। धन किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट से क्या होती है? टकराती हैं तो क्या कर देती है? उसे काला कर देती हैं। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरण को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। बाकी अन्य तत्वों के परमाणुओं से प्राप्त जो धन किरणें होती हैं उनको हम सिर्फ धन किरण या कैनाल किरण कहते हैं। ये धन किरणें जब उच्च अणुभार वाले धातुओं से टकराती हैं तो भी क्या करती हैं? दीप्ति उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। धन किरणों के विशिष्ट आवेश E/m का मान कैथोड किरणों के E/m के मान से अधिक होता है धन किरणों का द्रव्यमान कैथोड किरणों से अधिक होता है। फोर्ड ने हाइड्रोजन से प्राप्त पॉजिटिव रेज का E/m का मान ज्ञात किया तो पाया कि इनके विशिष्ट आवेश का मान हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम यानी 1H1 के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसलिए इन किरणों को प्रोटॉन नाम दिया। कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरण थी, जब उसके विशिष्ट आवेश यानी E/m का मान ज्ञात किया तो उन्होंने पाया कि इसके E/m का मान या विशिष्ट आवेश का मान जो होता है वो जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है जिसे 1H1 यानी प्रोटियम कहते हैं, इसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसलिए प्रोटियम के नाम के आधार पर इन किरणों का नाम क्या रख दिया गया? प्रोटॉन रख दिया गया। इसलिए प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रदरफोर्ड को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कि हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरण जो होगी, इससे
हाइड्रोजन से प्राप्त जो पॉजिटिव रेज होगी इसको हम तो प्रोटॉन कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। लेकिन अन्य तत्व होंगे, यदि अन्य तत्व से प्राप्त जो धन किरण होगी, पॉजिटिव रेज होंगे, उसे हम पॉजिटिव रेज ही कहते हैं, उनको प्रोटॉन नहीं कहते हैं। क्यों? हम क्या कहें, हाइड्रोजन के ही धन किरण को प्रोटॉन के गुण क्या होते हैं? तो पहला इसमें लिखेंगे कि प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश इक्वल टू होता है बाबू प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना का आवेश होता है बाबू? इस पर कूलाम, इस पर आवेश होता है आपका प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा इसका गुण होता है बाबू कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल टू आपका होता है बाबू, चाहे प्रोटॉन का द्रव्यमान ये आपका हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। दो गुण हो गए। एक तो प्रोटॉन पे उपस्थित आवेश कितना होता है, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दूसरा आपका प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ग्राम में चलेंगे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा, और केजी में चलेंगे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी होगा। तीसरा जो होता है इसका गुण वह होता है एक मोल प्रोटॉन पर एक फैराडे आवेश होता है, एक फैराडे आवेश होता है। और 1 फैराडे इक्वल टू होता है बाबू 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। एक फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलाम। यानी एक मोल प्रोटॉन होंगे, उस एक मोल प्रोटॉन में जो कुल प्रोटॉनों की संख्या होगी उस पर उपस्थित ये जो कुल आवेश जो होगा वो कितना होगा? 96,500 कूलाम होगा, या फिर क्या होगा? 1 फैराडे होगा। क्या होगा? 1 फैराडे होगा। अगर आप जानना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 मोल में प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। कि एक मोल में कुल कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे? तो एक मोल में कुल प्रोटॉनों की संख्या होगी 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स पाए जाएंगे। इन पूरे प्रोटॉन के ऊपर ये जो कुल आवेश होगा, जो एक एक प्रोटॉन के ऊपर इतना आवेश होता है, इनके ऊपर उपस्थित कुल आवेश जो होती है वो किसके बराबर होती है बाबू? 1 फैराडे के बराबर होती है। और 1 फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के क्या होता है? बराबर होता है। चौथा गुण इसका है प्रोटॉन का कि प्रोटॉन को P प्लस या H प्लस से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा आप इसमें लिख सकते हो कि प्रोटॉन प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण होता है, मौलिक कण होता है। छठवां इसका गुण आप लिख सकते हो कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं, लिखेंगे उपस्थित होते हैं। और एक और गुण लिख लीजिए सातवां कि प्रत्येक पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है। 8 नंबर, प्रोटॉन की त्रिज्या मतलब रेडियस 10⁻13 सेंटीमीटर होती है।
प्रोटॉनों की अगर कोई त्रिज्या पूछे तो कितना लिखेंगे, 10⁻13 सेंटीमीटर। रदरफोर्ड थे, कौन थे, रदरफोर्ड थे। इन्होंने एक क्या किया, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। चूंकि इन्होंने, या चूंकि न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानता नहीं था, चूंकि डिस्कवरी किसकी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई या दूसरा आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। तो इनके दिमाग में ये चलने लगा कि कोई भी परमाणु जो होता है उसके मौलिक कण दो ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड ने जब इन दोनों के द्रव्यमान का योग किया, क्या किया, योग किया, यानी उसे आपस में जोड़ा, इन दोनों के द्रव्यमान का क्या कर दिया, योग किया। तो उन्होंने पाया कि जो वास्तविक एटम होती हैं, उन वास्तविक एटम का जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का योग जो होता है कुछ कम होता है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या पाया कि जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का योग किया तो उन्होंने पाया कि जो वास्तविक एटम का द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान से इन दोनों कणों के द्रव्यमान के योग से क्या होती है, कुछ अधिक होती है। किसका, एटम का। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है इन दोनों कणों के द्रव्यमान के योग से अधिक होता है। इसलिए इनके दिमाग में एक बात घर कर गई कि मतलब कि परमाणु के भीतर कोई तीसरा कण भी पाया जाता है। और कितने, जब इन दोनों के द्रव्यमान का योग किया तो कितने की कमी आ रही थी वास्तविक परमाणु के द्रव्यमान से, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग इतने की द्रव्यमान की कमी आ रही थी। कि मान लो कि वास्तविक एटम का जो द्रव्यमान था, इन दोनों कणों के जो कणों का द्रव्यमान का जो योग था, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा था, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर क्या हो रहा था। इनका दोनों के योग करने के बाद भी कमी आ रही थी वास्तविक एटम के द्रव्यमान से। तो इनके दिमाग में, रदरफोर्ड में यह बैठ गया बात कि परमाणु के भीतर जरूर कोई तीसरा कण भी पाया जाता है जिसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस बात की पुष्टि जेम्स चैडविक ने कर दिया। जेम्स चैडविक ने क्या किया कि हल्के धातु पर, जैसे बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, जो हल्के धातु थी, उनपे जब अल्फा कणों की बौछार कराया, जैसे मान लो जैसे बेरिलियम हो गया, इस पर अल्फा कण की बौछार कराया। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम। इसका पर परमाणु क्रमांक होता है 9, परमाणु क्रमांक होता है 4, परमाणु भार होता है 9। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु भार होता है 4। तो जब इन अल्फा कणों की बार बार इस पर बौछार कराई, बम्बार्टमेंट कराया, तो उन्होंने देखा कि इनके बम्बार्टमेंट से होता क्या है कि एक उच्च अणुभार वाला क्या होता है, परमाणु प्राप्त होता है, तथा कुछ ऐसे कण दिखाई देते हैं जो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे कण दिखाई देते हैं जो उदासीन होते हैं। और इन कणों का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। क्योंकि ये कण उदासीन यानी न्यूट्रल थे, इसलिए इस न्यूट्रल शब्द के स्थान पे इनका नाम क्या रख दिया उन्होंने, न्यूट्रॉन रख दिया। और इस तरह से जेम्स चैडविक ने किसकी खोज कर दी, न्यूट्रॉन की खोज कर दी। देखा कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान का योग वास्तविक परमाणु के द्रव्यमान, वास्तविक परमाणु के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, कम होता है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के अलावा तीसरा कोई कण भी उपस्थित होता है, इस प्रयोग की पुष्टि जेम्स चैडविक ने
चैडविक ने हल्के धातु ब्रैकेट में लिथियम या बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करके किया था जब हल्के तत्वों पर अल्फा कण की बौछार किया जाता है तो उच्च परमाणु भार वाले परमाणु के साथ कुछ उदासीन कण प्राप्त होते हैं जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन की द्रव्यमान के बराबर होता है। इन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या किए थे उन्होंने कि बेरिलियम धातु लिया जिसका परमाणु क्रमांक 4 परमाणु भार 9 होता है, उस पर अल्फा कण मतलब हीलियम की क्या किया, बॉम्बार्डमेंट करा दिया जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। उन्होंने पाया कि एक उच्च अणु भार वाले कार्बन के परमाणु प्राप्त होते हैं तथा कुछ इससे उदासीन कण प्राप्त होते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, और इन उदासीन कणों का नाम ही क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन रख दिया गया। इसका जो द्रव्यमान था लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, और जब तीनों के द्रव्यमान को जोड़ा गया तो वह वास्तविक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर पाया गया। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु के भीतर क्या होते हैं, 3 कण प्राप्त होते हैं जो उनके मूल कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है।